आज के लेसन में हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज कूलम्स लॉ। क्लास 11th का टॉपिक है। आई अंडरस्टैंड के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर्स के एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं। आई थिंक सेकेंड ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो हो रहे हैं एंड कुछ ही डेज बाद जो है फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हैं। ओके, तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज ओके। माय वॉइस, my picture, video, and everything is okay. Okay, so today we will study the topic of Coulomb's law, class 11th, chapter number 9, and chapter name is electrostatics and current electricity. Okay, before we start the main topic Coulomb's law. Coulomb's law पे हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अगर डायरेक्ट जाने की कोशिश भी करेंगे तो कूलम्स लॉ बिल्कुल भी समझ नहीं आना। तो पहले हम स्टडी करेंगे कि आखिर इस चैप्टर नंबर 9 में हमने स्टडी क्या करना। चैप्टर के नेम से क्या शो हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको सोच के अगर आपने 9th और 10th में फिजिक्स अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको एक बात पता होगी कि इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो होगा चार्जेस। मेन चीज हम स्टडी करेंगे चार्जेस के बारे में। अब चार्जेस के बारे में तो स्टडी करेंगे, बट कैसे स्टडी करेंगे? इसमें दो फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इन दोनों को सेपरेटली समझने की कोशिश करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मेन टॉपिक इज कूलम्स लॉ। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फील द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्ड को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें, फर्स्ट मींस इलेक्ट्रो एंड द अदर वर्ड व्हिच इज स्टैटिक्स। सिंपल। स्टैटिक्स का वर्ड तो सबको पता होगा, एट रेस्ट। एट रेस्ट। And what does mean electro? Electro means charge. If we combine the meaning of electrostatics, we will study in this chapter charges at rest. Very simple. यानी कि हाफ चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो हाउ कैन दे बिहेव, वो कैसे बिहेव करेंगे। ओके, डन हो गया। मूव ऑन टू अदर वर्ड विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे होम्स में आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ऑफ कोर्स अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं होगी, वो तो आप भूल जाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करेंगे? चार्जेस इन मोशन, कि जब वो चार्जेस मूव कर रहे होंगे वो हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? चार्जेस के बारे में, चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस इन मोशन। Okay, move on to the definition of electrostatics and current electricity. It is a branch of physics that deals with the study of electric charge when they are at rest. वो भी definition जो मैंने explain। Next one, which is current electricity. When charges are in motion, ये तब हम स्टडी करेंगे जब चार्जेस क्या होंगे? मोशन में। पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे। ओके, अब आते हैं चार्जेस की तरफ। चार्जेस हमने दो बेसिक टाइप्स पढ़ी हैं, सबको पता है। 6th and 7th में भी ये आपको चार्जेस का पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक ही पढ़ते आ रहे हैं, एंड न्यूट्रल चार्ज जो कि न्यूट्रॉन होता है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे इसमें। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि उसमें न्यूट्रल चार्जेस को हम स्टडी करेंगे, लेकिन बट मेन चीज पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन का मास हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन, ये हम सबको पता है। ये हम 7th में भी सीख के आए हैं और 9th में भी आपने अच्छे डिटेल में सीखा होगा। बट हम ये चीज जो है ना थोड़ी सी इग्नोर करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस दो टाइप्स होंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, विच इज इंट्रोडक्शन। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो अगर मैं आपको
कूलम्स लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं कि कूलम्स लॉ किसने दिया था। एक फ्रेंच फिजिक्स था जिसने कूलम्स लॉ दिया था, चार्ल्स डी कूलम। उसने अपने ही नेम पे इस लॉ का नेम रखवाया, कूलम्स लॉ। वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमें इस लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी, कूलम्स लॉ हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, माइंड में। इसमें अगर कोई आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछे कि शॉर्ट फॉर्म में बताओ कि कूलम्स लॉ क्या है, अगर शॉर्ट फॉर्म में कूलम्स लॉ को डिफाइन करना हो तो इट मींस के कूलम्स लॉ गिव्स अस द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, के इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं उनके दरमियान कैसा इंटरेक्शन है। आया वो एक दूसरे पे फोर्स लगा के एक दूसरे को करीब कर रहे हैं, या एक दूसरे पे फोर्स लगा के एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। जस्ट इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, बस। अब आगे ऑफ कोर्स क्योंकि एक लॉ है, उसकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट होती है। हमने ये स्टेटमेंट खुद से इन्वेंट नहीं करनी, ना तो खुद से की है, ना तो ये चार्ल्स डी कूलम ने इन्वेंट की है, ये उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्वेंट की है। अगर हम उसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो स्टेटमेंट तो हमें लॉ है, क्योंकि एक रूल है, वो हमें फॉलो करना ही करना, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट किया था चार्ल्स डी कूलम ने, हमने उसको फॉलो किया। स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी नाइन्थ के टॉपिक, नाइन्थ में भी पढ़ी होगी, आई थिंक टेंथ में या नाइन्थ में पढ़ी आपने अभी, क्योंकि जो न्यू बुक आई है टेंथ की, उसमें आप टेंथ में टॉपिक है कूलम्स लॉ वाला। बट अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, एक और वर्ड आ गया न्यू। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट का तो पता है, जैसे कि ये पॉइंट शो हो रहा है, पॉइंट पॉइंट मतलब पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है कि बहुत छोटे चार्ज होने चाहिए, ज्यादा बड़े बड़े चार्ज ना लेके आओ, वो इतने बड़े बड़े चार्ज हो और एक दूसरे को जो है ना वो करके को नया ही जो है ना इन्वेंट करते हैं, नई कुछ लॉस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट चार्जेस लेने हैं, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसी डेफिनेशन को हाफ डेफिनेशन को हम लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। जस्ट मैं ये लेफ्ट साइड जो है ये रिमूव कर देता हूँ, साथ साथ हम जो है ना वो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी लिखते जाएंगे। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं तो फर्स्ट हाफ लाइन जो है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। आपको पता है कि फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। टू पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है, एक भी तो लिख सकते थे। अल्लाह के बंदो, एक से क्या करना है आपने, एक को किसके साथ इंटरेक्ट करना है, वो तो अकेला बेचारा घूमता ही रहेगा। दो पॉइंट चार्जेस, उन दोनों का आपस में रिलेशन की तरफ, अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ जो आप सोच रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, मैं आता हूँ उसकी तरफ। अभी हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि जो उसने लॉ लिखा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मान लो कि चार्ज, दोनों चार्जेस हैं, दोनों सेम तो नहीं होंगे, सेम सेम हो सकते हैं लेकिन हम इनका नंबर लिख लेंगे, ठीक है। Q1 एंड Q2 डन हो गए, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये हमने इतनी स्टेटमेंट लिख दी। एंड इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है आपको पता होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड व्हाट डज द मीन इनवर्सली रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसका इनवर्स रिलेशन देखें और वो फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर उन फोर्स के क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स, इनवर्स का मतलब है अगर मैं चार्जेस के दरमियान, मान लें कि ये चार्जेस, ठीक है, ये चार्जेस है, अगर मैं इसके दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसीलिए इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, ये मतलब है
इनवर्स रिलेशन का। आई होप कि आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में आएंगे। अब हम इसकी डिटेल्स आते हैं। डिटेल्स में इस तरह आते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चार्जेस है, मान लें कि हम चार्ज लेते हैं Q1 एंड Q2 चार्ज। अगर Q1 चार्ज पॉजिटिव है एंड Q2 चार्ज भी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब दूर करेंगे। ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, ये इसको दूर करेगा। Q2 फोर्स, Q2 चार्ज इस Q1 पे फोर्स लगाएगा और ये इसको दूर करेगा। वेरी सिंपल, ये आपने 9th to 10th में पढ़ा होगा जानना। ओके, अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव, मान लें कि Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव। ओके, सो ये मैंने लिखा नहीं, रिपल्सिव फोर्स। अब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि Q1 Q2 को कहेगा कि तुम मेरे करीब आओ और Q2 Q1 को कहेगा तुम मेरे करीब। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्जेस। इसी तरह नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। वेरी सिंपल। तो इसके दरमियान तो हुई रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, और इसके दरमियान हुई अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेरी सिंपल। ओके, सो यहाँ तक तो बहुत बेसिक सा था, आपको कोई मसला नहीं होगा यहाँ तक। अब आते हैं हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में, कूलम्स लॉ। अगर हम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म में हैं तो हमने डेफिनेशन से तो ये चीजें लिखी है। डेफिनेशन को यूज करके, उस लॉ की स्टेटमेंट को यूज करके हमने ये दो जो है वो इक्वेशन लिखनी है। इफ वी कंबाइन दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड वी गेट Q1 Q2 by R square। वेरी सिंपल। आई होप कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आपको पता है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, कि हमारे पास ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन होता है, इसको जब भी हम रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। समटाइम जी कांस्टेंट होता है, समटाइम के कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा व्हिच इज के। ये कांस्टेंट लिखा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके बाकी क्वांटिटीज एज इट इज लिखी जाएंगी। दिस is the equation or mathematical expression of Coulomb's law। अब इस लॉ को मजीद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। आखिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पॉइंट चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, हमें नहीं समझ आ रही, हमें समझाओ। अच्छा, अगर मैं दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू हो सकती है, लाइक +2 कूलम, ठीक है, कूलम हो गया, 3 कूलम हो गया। जितनी ज्यादा मैं उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू इंक्रीज करूंगा, उनके दरमियान उतनी ही ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि आखिर इन चार्जेस के दरमियान फोर्स कौन सी होती है। उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ओके, अब जितनी ज्यादा मैं इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू इंक्रीज करूंगा, उसके अकॉर्डिंग उतनी ही फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है। अगर तो दोनों लाइक चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स का और चार्जेस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, मूव ऑन टू दिस स्टेटमेंट, एफ इनवर्सली आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि फोर्स जो है, अब जो दो चार्जेस हमने रखे हुए हैं, इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। अगर मैं इनके दरमियान का डिस्टेंस इंक्रीज करता हूं तो फोर्स डिक्रीज होगी, वेरी सिंपल। लेकिन इसमें एक बात की कंफ्यूजन, यहां पे आर स्क्वायर क्यों आया, इस आर स्क्वायर को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये कोई हमने इन्वेंट नहीं किया, ना तो चार्ल्स डी कुलम्ब ने इन्वेंट किया है, उसने सिर्फ अंडरस्टैंड करके हमें ये बताया है, उसने सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया है, उसने एक्सपेरिमेंट उसने किया था, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब आर स्क्वायर का मतलब है कि अगर जस्ट एग्जांपल कि मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं, अगर मैं डिस्टेंस को, चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस को, ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करता हूं, मैं इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैं अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं तो फोर्स डिक्रीज तो करेगी, क्या वो 2 टाइम्स, अगर मैंने 2 टाइम्स डिक्रीज किया है तो क्या फोर्स भी 2 टाइम्स डिक्रीज करेगी? क्वेश्चन आप सही है, क्या फोर्स भी 2 टाइम्स ही डिक्रीज करेगी? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर, अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स डिक्रीज करता हूँ, सॉरी इंक्रीज करता हूँ, डिस्टेंस को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, तो फोर्स भी 2 टाइम्स ही डिक्रीज होगी, वेरी सिंपल। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स, देखे ना, अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो ये स्केयर 2 का स्केयर 4, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज होगी। बात की समझ आ रही? अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो फोर्स डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन की वजह से डिक्रीज होगी, लेकिन 2 टाइम्स नहीं होगी, 4 टाइम्स जाएगी। ये, अब मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते सर, आप कैसे कह सकते हैं कि ये 4 टाइम्स डिक्रीज करेगी? ये लॉ है, ये कुलम्स ने खुद इन्वेंट किया था, ये उसने बताया। इसलिए ये रिलेशन आर स्क्वायर है कि जितना हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज इस तरफ रख दूं पॉजिटिव, और एक पॉइंट चार्ज मैं इधर रख दूं, सिंपल सी बात है, उनको आपस में एक दूसरे को रिपेल करना इंतहाई मुश्किल है। ये पॉइंट चार्ज जस्ट एग्जांपल इधर है और ये पॉइंट चार्ज इधर है, उनको आपस में एक दूसरे, पॉइंट चार्जेस है, दोनों लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव कर लो या नेगेटिव नेगेटिव कर लो, दोनों को आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाना इंतहाई मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं उनको यहां पे रख दूं, बिल्कुल करीब कर दूं, तो वो फौरन एक दूसरे को रिपेल करना सकता है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी। इस बात को अपने अंडरस्टैंड करना। सो दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको 9th और 10th में अगर आपने कुलम्स लॉ को पढ़ा है तो कोई ना कोई डाउट तो होगा। तो आई होप कि जितना मैंने पढ़ा है यहां तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम जरा कम है, इसकी एक्सप्लेनेशन और ज्यादा है, इसकी हमें डिफरेंट फॉर्म्स लिखनी होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस के की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करवाएं, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चले मान लेके मैं क्या करता हूं, इस
जो हमारे पास फोर्स है, कूलम्स फोर्स, इसको इसका यूनिट निकालने की कोशिश करें। यूनिट कैसे निकालते हैं? अगर समटाइम्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं चैप्टर के एंड में, मोस्टली न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं। मोस्टली न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं। इसका अगर हम यूनिट देखें, जैसे एग्जाम्पल कि आपको फॉर्मूला तो आता है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो यूनिट आपको नहीं है। आप यूनिट कैसे लिखना? फोर्स। अब फोर्स का यूनिट तो हमें पता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वेरी सिंपल, ठीक है, न्यूटन होता है। अगर मैं यहां से के को इंट्रोड्यूस करवाता हूं, के एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्केयर। अगर मैं यहां से के को इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो आर स्केयर जाएगा उधर, एफ आर स्केयर, एंड Q1 और Q इस नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड के। अगर मैं यहां से के का जो है यूनिट निकालता हूं तो विच इज, फोर्स की जगह क्या आएगा? न्यूटन। आर फॉर डिस्टेंस, जिसका यूनिट होता है मीटर, ऊपर स्केयर है, और नीचे चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम, ठीक है, और चार्ज का यूनिट कूलम। अगर दो चार्जेस हैं तो कूलम स्केयर इक्वल्स टू के। इसको मैं इस साइड भी लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। दिस इज द यूनिट ऑफ के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। अच्छा, यहां से एक चीज आती है कि अगर के कांस्टेंट है तो इसकी कांस्टेंट की चाहे जो भी हो उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, बिल्कुल है, वो है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। सो दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट भी कूलम्स के लॉ में आता है। तो इस के को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इस के को हम कहेंगे कूलम्स कांस्टेंट। वेरी सिंपल, ओके। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी। No, sir. I hope you understand the topic of Coulomb's law. सर के का वैल्यू 1/4πε0 भी होता है। Yes. अच्छा Can सर, you फिर repeat? आपने वो नहीं लिखा। हाँ, बिल्कुल सही, कि इसका एक और एक्सप्रेशन होता है विच इज के की वैल्यू होती है के इक्वल्स टू 1/4πε0। ये ई नहीं है, ई हम इस तरह लिखते हैं, ई को थोड़ी सी कर्व में लिख सकते हैं, विच इज एप्सिलॉन। इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। अगर हम इसमें ये पुट करें 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्केयर, सो ये भी फॉर्म ठीक है और वो भी फॉर्म ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं था लिखा, क्योंकि के इज द कांस्टेंट, के की वैल्यू तो ये होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्केयर। गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो अगर कोई भी एप्सिलॉन इसके नॉट का बाद, वैल्यू क्या होता है? यस, यस, कैन यू रिपीट द सर क्वेश्चन? सर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, वेरी गुड। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये डिपेंड करता है मीडियम, ठीक है, इसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब है, नॉट मींस फ्री स्पेस, कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इनके जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान फ्री स्पेस है, उसकी जो वैल्यू होती है
epsilon naught, which is 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. So this is the fixed value of epsilon naught 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. That's it. वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही एक्सप्लेनेशन वाला है, लेकिन क्योंकि आपके लेवल के लिए ये टॉपिक इनफ है यहाँ तक. Any other question? So that's it. I hope कि आपने ये जो टॉपिक 9th और 10th में पढ़ा था उसमें भी कोई ना कोई डाउट्स जरूर होते हैं कोई ना किसी टॉपिक में. तो इंशाल्लाह जब हमारा जून बैच जो है वो इंशाल्लाह 15 जून को शुरू होगा, वो इंशाल्लाह उसमें हम प्रॉपर क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर एक एक टॉपिक को विद एक्सप्लेनेशन, उसके क्या क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके साथ ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन की जाएगी. आज क्योंकि डेमो सेशन था तो उसमें इतना ही हो सका. बाकी ये क्वेश्चन किस टाइप से आपको आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ. डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है आपको. अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, किसी ना किसी फॉर्म में ये जरूर आया होता है या एमसीक्यूज के फॉर्म में. तो दैट्स इट. थैंक यू स्टूडेंट्स. So